नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं दैट ओवरऑल इसमें है क्या इसका सब पार्ट्स को डिवाइड किया गया है। दोस्तों देखिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन पहले डिस्कस करेंगे दैट एक्चुअली में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होता क्या है, उसके वेरियस फीचर्स है, जिससे एक्चुअली उसको अगर समझना है ना तो इन फीचर्स को आपको देखना पड़ेगा दैट इसका साइज़ कैसे कैसे वेरी करता है, इसका वेलोसिटी कैसे कैसे वेरी करता है, ओशंस के ऊपर ये साइक्लोन्स फॉर्म होता है या फिर लैंड के ऊपर, है ना। साथ ही साथ जब भी मैं पढ़ाते रहूँगा ना तो आपको कंपैरेटिव एनालिसिस करता रहूँगा। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, टेम्परेट साइक्लोन, है ना। तो टेम्परेट साइक्लोन के साथ साथ इस मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन का कैसे उसमें डिफरेंसेस हमें देखने को मिलता है, वो सब चीज़ें देखेंगे। डिस्कस करेंगे फेवरेबल कंडीशंस जो क्या फेवर करते हैं फॉर द ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन। तो ऐसे बहुत सारे कंडीशंस हैं, अगर जो प्रिवेल करें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है, ठीक है। तो वो सब सारे फेवरेबल कंडीशंस हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे दैट कैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का ऑरिजिन और कैसे उसका डेवलपमेंट होता है। बेसिकली 3 फेजेस हैं, एक होता है ऑरिजिन फेज, एक होता है अर्ली स्टेज फेज और एक होता है मैच्योर फेज। तीनों फेज को प्रॉपर तरीके से यहाँ पर एनालाइज करने की कोशिश करेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। द ट्रॉपिकल साइक्लोन में कैसे कैसे वो बना हुआ रहता है बेसिकली। तो वहाँ पे देखिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन जब भी हम बात करते हैं तो ट्रॉपिकल साइक्लोन आई का बना हुआ रहता है, उसमें एक आई वॉल होता है और स्पाइरल बैंड्स होते हैं, राइट। तो यही सब बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन में आएगा। और साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कैटेगरीज ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। देखिए, क्योंकि क्या होता है ना दैट साइक्लोन जो है विभिन्न तरीके से आता है। कभी कभी साइक्लोन्स का विंड स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम होता है, कभी कभी वो बहुत ही ज़्यादा होता है। जब बहुत ज़्यादा विंड स्पीड होता है 2050 किलोमीटर पर आवर के प्लस स्पीड से, तब हम उसको सुपर साइक्लोन कहते हैं, ठीक है। बट बहुत समय हम उसको एक्सट्रीम साइक्लोन कहेंगे, बहुत सारे ऐसे केस में हम उसको मॉडरेट साइक्लोन करेंगे। तो ये सब किस किस साइक्लोन्स की बात कर रहा हूँ, चलिए एक एक करके चर्चा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के साथ। ट्रॉपिकल साइक्लोन होता क्या है ना, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मैंने बोला दैट जब भी ये पढ़ूंगा तो टेम्परेट साइक्लोन के साथ इसका जो डिफरेंस है ना वो एक ही साथ मैं यहाँ पर ही आपको समाप्त कर दूंगा, जिससे आपको विजुअलाइजेशन करने में ज़्यादा सहूलियत हो, ठीक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन वॉयलेंट स्टॉर्म्स होते हैं जो क्या ओरिजिनेट होते हैं इन द ओशियंस ओवर द ट्रॉपिकल एरियाज। ध्यान दीजिएगा, ये बोला क्या गया, वॉयलेंट स्टॉर्म। मतलब टेम्परेट साइक्लोन के कंपैरेटिवली अगर ले लीजिएगा तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं वो ज़्यादा वॉयलेंट होते हैं, ठीक है। क्योंकि टेम्परेट का वॉयलेंटनेस उतना ज़्यादा नहीं होता है रैदर देन ट्रॉपिकल साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन में हम लोगों ने पढ़ा था दैट वो जो है ओशन एज वेल एज लैंड सरफेस के ऊपर भी फॉर्मेशन होता है, बट यहाँ पर जो है ना ये ओरिजिनेट होता है ओवर द ओशन सरफेस। बताइए तो क्यों? क्योंकि ओशन सरफेस से ही ये अपना एनर्जी लेता है, ठीक है। और ये जो है ना आपका समर सीजन में ज़्यादातर फॉर्मेशन होता है, क्योंकि समर सीजन में ही जो है ओशन जो है वो ज़्यादा गर्म होता है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है दैट इज़ मिनिमम 27 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अगर उस रीजन का टेम्परेचर हो तो वो एक लो प्रेशर सेल बनाता है, ठीक है। और लो प्रेशर सेल के कारण ही ये ट्रॉपिकल सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ट्रॉपिकल सेल अगर आप दुनिया में देख लीजिएगा तो इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट अगर 5 डिग्री से 20 डिग्री लैटिट्यूड बीच अगर देख लीजिएगा दोनों हेमिस्फेयर में, ठीक है, तो वहीं पर आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का फॉर्मेशन ज़्यादा यहाँ पर बनता हुआ क्लियर सा दिखेगा, ठीक है, जिसको अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। बट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो विंड मूवमेंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा इरेगुलर होती है, उतनी ज़्यादा रेगुलरिटी मूवमेंट नहीं है। बट हाँ, ये देखो, ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट हाँ भैया, लो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जो है विंड बहती है। नदर्न हेमिस्फेयर में ये एंटी साइक्लोनिक बन जाती है, सदर्न हेमिस्फेयर में ये इसका जो रोटेशन होता है वो क्लॉकवाइज होता है, राइट। ये सब चीज़ें कॉमन है, बट इसकी जो विंड मूवमेंट है ना वो काफ़ी ज़्यादा इरेगुलर है। दैट इज़ ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज सर्कुलेशन ऑफ एयर हमें देखने को यहाँ पर मिलता है, क्योंकि इसके केस में जो लोअर प्रेशर जो सेल बनता है ना, भीतर का लोअर प्रेशर बहुत एक्सट्रीम लो होता है, राइट। तो यहां पर जो प्रेशर ग्रेडियंट बहुत ज्यादा तगड़ा मिलता है, इसीलिए विंड का स्पीड भी इस रीजन में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए तो इसको वायलेंट स्टॉर्म कहते हैं। देख रहे हो, ठीक है। और ये शेप में ले लो, साइज में ले लो, वेलोसिटी में, सब जगह जो है ये वेरी करता रहता है ट्रॉपिकल साइक्लोन, है ना। यहाँ पर हमें क्लोज्ड एयर सर्कुलेशन देखने को मिलता है और ये एयर सर्कुलेशन जो है ये वर्ल्डिंग इन मोशन होता है, ये वर्ल्ड करता है आपस में, देख रहे हो, है ना। एंड इट इज़ फर्दर द रिजल्ट ऑफ रैपिड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ हॉट एयर, है ना। ये वर्ल्ड क्यों करता है? क्योंकि देखो यहाँ पर जो है ना
ये तो आपको तो दिख रहा है ना, यहाँ पर हमें तो डायग्रामेटिक आपको समझाने के लिए बताया हूँ दैट हाँ भैया बाहर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर में ये विंड्स आती हैं, ठीक है। बट एक्चुअली ये विंड जो है यहाँ पर जाके कंसंट्रेट होकर खत्म नहीं होती है, रादर एक जोन में आकर ये अपड्राफ्ट हो जाती है, एल्टीट्यूडनल वाइज ऊपर में भाग जाती है, ठीक है। अब सवाल ये भी होता है दैट ये ऐसे बेंड क्यों करती है। अगेन इसका आंसर सेम ही है, कोरियोलिस फोर्स के कारण। और कोरियोलिस फोर्स के कारण नदर्न हेमिस्फेयर में जो है बेंडिंग आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा, वहीं पर सदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो ओवरऑल तो एक पता चल गया आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन होता क्या है। अब इसके फीचर्स के बारे में आते हैं, ठीक है। फीचर्स अगर देख लीजिएगा दोस्तों, इसका साइज वेरी करता है बहुत ज़्यादा, दैट इज अराउंड 80 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक का एक्सटेंट में इसका डायमीटर में वेरी करता है। बट वहीं पर हम लोगों ने जब टेम्परेट साइक्लोन पढ़ा था वहाँ पे क्या देखा था दैट वो 150 से 3000 किलोमीटर तक का डायमीटर भी एक्सटेंड करता है। यहाँ पर जो वेलोसिटीज होती है काफ़ी ज़्यादा वेरी करती हैं, जैसे अगर साइक्लोन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो वो 180 किलोमीटर पर आवर, अगर सुपर साइक्लोन हो तो वो 250 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से भी प्लस स्पीड हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ओवर द ओशन के ऊपर अगर देख लीजिएगा तो ये काफ़ी ज़्यादा विगोरस होती है, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया दैट इसका जो फॉर्मेशन होता है ना वही तो ओशन के ऊपर होता है, क्योंकि ओशन से ही इसको जो है आपका जाके हीट मिलता है, इसको अपना एनर्जी मिलता है जिससे ये सर्वाइव कर पाती है। इसीलिए जैसे ये आपका जाके कॉन्टिनेंट के भीतर घुसती है ना वैसे ये डाई आउट हो जाती है, वीक हो जाती है और फिबल हो जाती है। इसलिए इसका जो साइक्लोन का ज़्यादा प्रिडोमिनेंटली इम्पैक्ट जो है हमें कोस्टल एरियाज में ही देखने को मिलता है, क्योंकि और उड़ीसा इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल। उड़ीसा में हर साल देखिएगा साइक्लोन आएगा और हर साल जो है उड़ीसा के कोस्टल रीजन को ही इम्पैक्ट करता है। जैसे अगर इनलैंड के भीतर में जाइएगा तो ये सब रीजन इम्पैक्ट नहीं होते हैं, बल्कि कोस्टल रीजन ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला दैट यहाँ पे ज़्यादा विगोरसिटी जो होती है इस साइक्लोन की वो ओशन के ऊपर ही होता है, क्योंकि ओशन से ही उसको अपना एनर्जी मिलता है। बट जैसे लैंड के ऊपर जाएगा ना तो उसको तो कुछ नीचे से एनर्जी ही सप्लाई नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए वो फेड आउट हो जाती है। सेंटर ऑफ साइक्लोन, सेंटर जो होता है साइक्लोन्स का, ट्रॉपिकल साइक्लोन का स्पेसिफिकली, वो उसका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली लो होता है, ठीक है, और इसी के कारण विंड स्पीड काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। सोचो इसका विंड स्पीड, ये जो प्रेशर है काफ़ी ज़्यादा लो है, बाहर का काफ़ी ज़्यादा हाई है, ठीक है, तो यहाँ से जो ग्रेडियंट बनता है बहुत ज़्यादा स्टीप ग्रेडियंट हमें देखने को मिलेगा, है ना। इसीलिए यहाँ से जो विंड जो गस्टिंग करते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। साइक्लोनिक विंड मूवमेंट अगर देख लोगे, नॉर्थ हेमिस्फेयर में एंटी साइक्लोनिक होता है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज होता है, यहाँ पे साइक्लोनिक नहीं होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और यहाँ पर क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पे, और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे दोगे, एक ऐसे करके ग्राफ बना देना, ऊपर में नदर्न हेमिस्फेयर, नीचे सदर्न हेमिस्फेयर में लिख देना। यहाँ पे देख रहे हो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हो क्लॉकवाइज हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के सिंपल ग्राफ्स ले आओ लेकिन आप लोग, ठीक है। और देखो यहाँ पर भी देखो ये वाला जो विंड डायरेक्शन है ये आपका जाके नीचे से वेस्टर्लीज का विंड डायरेक्शन है, ये पोलर ईस्टर्लीज का विंड डायरेक्शन है, ऐसे भी दिखा दो, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, तो और वैल्यू एडिशन होता है ना। तो और बार बार कोशिश करो दैट जितना ज़्यादा कलेक्शन आपका इन डायग्राम्स का हो सके उतना ज़्यादा आपके लिए ही बेहतर है, ठीक है, क्योंकि आपके पढ़ाई के लिए उतना ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। ईच पार्ट ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन, हर एक पार्ट जो देखोगे ट्रॉपिकल साइक्लोन का, हर जगह से बारिश होती है। जैसे हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, जब टेम्परेट साइक्लोन पढ़ रहे थे, तो एक जगह जो है आपका कोल्ड फ्रंट फॉर्मेशन होता है ना, और एक जगह क्या होता है, वार्म फ्रंट का फॉर्मेशन होता है क्या नहीं। अच्छा देखो, कोल्ड फ्रंट के एक पर्टिकुलर रीजन ही है, जोन ही है जहां पर बारिश होती है। सिमिलरली वार्म फ्रंट का भी एक पर्टिकुलर जोन ही है जहां पर यह बारिश कंसंट्रेटेड होती है। बट यहाँ पर क्या हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हर एक रीजन ऑफ जो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है वहां पे ही हमें बारिश देखने को मोर और लेस मिलती है, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जैसे ये मतलब ये वाला जो ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन जो होता है ना, ये ऐसा नहीं है दैट यहाँ पे फॉर्म हो गया तो ये बार बार एक बार इधर जाएगा या फिर इधर जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है दैट सब समय ही मूव करेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत समय ऐसा भी देखा गया सैटेलाइट डेटा के थ्रू दैट ये जो है ना एक ही जगह स्टेशनरी स्थिर खड़ा हुआ है और वहीं पर कंटिन्यूसली रेनफॉल होए जा रहा है, ठीक है। अच्छा अगर ऐसा कंडीशन बाई चांस सोचो कोस्टल रीजन में हो गया, जहाँ पर वहीं कोस्टल रीजन में ही खड़ा है और बारिश हो जा रहा है, तो देयर इज अ
ह्यूज प्रोबेबिलिटी दैट वहाँ पर आपका जाके फ्लड्स आ सकते हैं, इन्वायरमेंट सम सॉर्ट ऑफ इन्वायरमेंटल डिजास्टर भी हो सकता है। बट ओवरऑल आपको ये याद रखना है दैट ये सब जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं उनका मूवमेंट जो होता है ना वो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि ये उसी रीजन में फॉर्मेशन होते हैं, दैट इज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, 5 डिग्री से अराउंड 20-25 डिग्री तक, ठीक है। और ये वो रीजन है जहां पर ट्रेड विंड डोमिनेट करता है, और ट्रेड विंड का डायरेक्शन किधर है, ईस्ट से वेस्ट, है ना। तो सिमिलरली इसका भी जो डायरेक्शन है ना वो भी ईस्ट टू वेस्ट होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड, और ये वीकन हो जाता है जब भी ये सब ट्रॉपिकल रीजन में जाता है। दैट इज अगर 25 डिग्री पार करके से फॉर एग्जांपल 40 डिग्री या फिर 35 डिग्री में घुस गया, ठीक है, तो वहां पे ये धीरे धीरे वीक होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए ये इसका कंडीशन ही है दैट ये जो है आपका जाके समर सीजन में ही बनता है, विंटर सीजन में ज़्यादा नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि विंटर सीजन में अगर देख लीजिएगा तो ये सारे प्रेशर बेल्ट जो है ये नीचे शिफ्ट कर जाता है। क्यों? क्योंकि सन का जो शिफ्ट है वो सदर्न हेमिस्फीयर के ऊपर हो जाता है, समझ रहे हो बात। तो इसीलिए जो है ये अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते भी है तो ज़्यादातर ये समर में कॉन्फाइंड रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इनका जो फ्रीक्वेंसी जो होता है ना वो टेम्परेट साइक्लोन से लेकिन कम होता है, क्योंकि हम लोगों ने जब टेम्परेट साइक्लोन डिस्कस किया था वहाँ पे क्या डिस्कस किया था, इसका कोई एक पर्टिकुलर सीजन नहीं है बहने का, हर सीजन में ही टेम्परेट साइक्लोन फॉर्म हो सकता है, बशर्ते अगर फ्रंट का फॉर्मेशन हो, तभी ना टेम्परेट साइक्लोन ज़्यादातर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो बट वो चीज़ लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे सब सीजन में नहीं होता, यहाँ पे गर्मियों के सीजन में ही, वो भी ट्रॉपिकल रीजन में ही हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो इसके फीचर्स भी हम लोगों ने देख लिए। अब आ जाते हैं कुछ फेवरेबल कंडीशन जो क्या इन्फ्लुएंस करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दीज ट्रॉपिकल साइक्लोन। सो व्हाट आर दोज फेवरेबल कंडीशंस जिसके कारण ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का फॉर्मेशन होता है? सबसे पहला तो है दैट देखो, हीट का सप्लाई जो होगा, ठीक है, वो कहाँ से होगा, वो एक तो वार्म और मॉइस्ट एयर से होगा, और ये वार्म और मॉइस्ट यूजुअली हमें आपका जाके ओशंस के ऊपर मिलता है, जो कि यूजुअली 27 डिग्री से ज़्यादा ही टेम्परेचर होता है, ठीक है। और ध्यान देना, यहाँ पर जो मॉइस्चर या फिर वार्मनेस का जो सप्लाई होगा ना वो कंटिन्यूस सप्लाई होगा, क्योंकि कंटिन्यूस सप्लाई होगा तभी ये इस जो आपका जाके साइक्लोन है उसको चला पाएगा, ठीक है। यही नहीं, देयर इज अ गुड सोर्स ऑफ लैटेंट हीट एज वेल, दैट इज इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट लैटेंट हीट का जो सोर्स है वो काफ़ी सही होना चाहिए। व्हाट डू आई मीन बाय इट, लैटेंट हीट का जो ये जो ऊपर जो जा रही है ना, अपड्राफ्ट जो हो रही है ना, तो ये अपने साथ तो एक कुछ एनर्जी ले जाएगी ना जी, वही लैटेंट हीट होता है। और वो लैटेंट हीट को मिलता कहाँ से है? ओशन के वाटर से, क्योंकि ओशन वाटर इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ सोर्स ऑफ मॉइस्चर, जिसके कारण ये स्टॉर्म को जो है ना फीड अप करता है, इसी के कारण तो स्टॉर्म तेज होता है, ठीक है। और जब ये मॉइस्चर का कंडेंसेशन हो जाता है तो ये इंश्योर किया जाता है दैट जैसे कंडेंसेशन हो गया ना तो क्या होता है दैट लेटेंट हीट जो क्या उस मॉइस्चर के साथ है वो रिलीज हो जाता है ना। और फर्दर ये जो विंड सिस्टम है ये और भी ज़्यादा ऊपर भागने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण ये स्टॉर्म जो है ये और भी तेज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कोरियोलिस फोर्स। अब हमें पता है दैट इक्वेटर में तो कोरियोलिस फोर्स 0 होता है, ठीक है, तो इसीलिए इक्वेटर में सच कोई साइक्लोन का फॉर्मेशन नहीं होता है, बल्कि साइक्लोन का फॉर्मेशन कहाँ से, 5 डिग्री से 25 डिग्री के बीच नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड में बेसिकली ये डोमिनेंट है। मतलब क्या हम बोल सकते हैं दैट ये कोरियोलिस फोर्स जो है ये लैटिट्यूड के साथ इंक्रीज करता है ना। इट इज वेरी मच ट्रू, क्योंकि पोल में अगर देख लीजिएगा तो मैक्सिमम कोरियोलिस फोर्स होता है ना। सो ये कोरियोलिस फोर्स जो है 5 डिग्री लैटिट्यूड में देख लीजिएगा तो वो इतना ज़्यादा तो बिल्कुल इनफ होता है जिससे वो एक साइक्लोनिक वोर्टेक्स बना दे, दैट इज दिस वोर्टेक्स आई एम टॉकिंग अबाउट। और ये जो साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ जो होती है ना, ज़्यादातर जितना भी हमें ट्रॉपिकल ओशंस में मिलता है, मैक्सिमम जो है वो कन्फाइंड होता है बिटवीन द 10 डिग्री एंड 20 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कोरियोलिस फोर्स, राइट। फोर्थ जो पॉइंट है डिस्कशन का, दैट इज फेवरेबल कंडीशन फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन, वो है लोकल, एक स्मॉल लोकल डिफरेंस ज़रूर होना चाहिए वाटर के टेम्परेचर और एयर टेम्परेचर में, ठीक है। अच्छा देखो, इसका मतलब मैं बोलना क्या चाहता हूँ, देखो अगर एक डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा हो वाटर के टेम्परेचर में और एयर के टेम्परेचर में, तभी ना यहाँ पे कन्वेक्टिव मैकेनिज्म होगा, तभी ना ये एयर ऊपर भागने की कोशिश करेगा,
ठीक है। सो दैट टाइम इट प्रोड्यूसेस मेनी लो प्रेशर सेंटर्स एंड ऑफ स्मॉल साइज, दैट इज यहाँ पर भी लो प्रेशर सेंटर फॉर्म हो गया, यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर भी हो गया और यहाँ पर भी हो गया, बहुत सारे फॉर्म हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है दैट वीक साइक्लोनिक सर्कुलेशंस जो है इनके इर्द गिर्द डेवलप होगा, इनके इर्द गिर्द धीरे धीरे एक वीक साइक्लोनिक कंडीशन डेवलप होगा, ठीक है। यहाँ पे धीरे धीरे एक साइक्लोनिक कंडीशन डेवलप हुआ, इधर भी एक साइक्लोनिक कंडीशन डेवलप हुआ, इधर भी एक साइक्लोनिक कंडीशन डेवलप हुआ, है ना। और बहुत समय ऐसा देखा जाता है दैट ये जो एयर है ये ऊपर में भी जा रही है, ठीक है। तो क्या होगा दैट बहुत सारे साइक्लोनिक कंडीशन, जब ये छोटे मोटे साइक्लोन्स मिल जाता है ना कभी कभी, तो वो मिलके एक फर्दर बड़ा साइक्लोन्स का एक साइक्लोनिक वोर्टेक्स का फॉर्मेशंस करते हैं, जो क्या अगेन एक बहुत बड़ा साइक्लोन बन जाता है। ये होता कैसे है? पहली बात तो यहाँ पर जो एयर है वो ऊपर में गया, ऊपर में कैसे जाता है भैया? क्योंकि देखो जैसे ऊपर ऑफ कोर्स यहाँ पे हीटिंग हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, तो ऑफ कोर्स ऊपर जाके कंडेंसेशन होगा, ठीक है। जैसे ऊपर जाता है तो एडियाबेटिक लैप्स रेट के साथ अपना हीट भी लूज करता है, ठीक है। अब जब कंडेंसेशन हो गया मॉइस्चर का एयर में, ठीक है, तो क्या होगा ना दैट लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन फिर से रिलीज होगा। अब लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन जो यहाँ पे एयर पहुंचा, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज करके ये और भी ऊपर जाने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि एयर तो अभी भी और भी ज़्यादा हॉट और भी ज़्यादा लाइट हो गया ना जी, तो इसीलिए एयर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अगर सोचो यही वाला एयर ऊपर चला गया, ठीक है, अभी ये वाला एयर था अभी ऊपर चला गया, तो इस रीजन में तो वैक्यूम क्रिएट हो गया, है ना। ये वैक्यूम को फिल अप करने के लिए नीचे से फिर से एयर ऊपर आने की कोशिश करती है, ठीक है। तो इसीलिए नया मॉइस्चर जो है वो अवेलेबल हो जाता है कंडेंसेशन के लिए, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है दैट लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन के कारण फर्दर यहाँ पे जो क्लाउड्स बने हुए हैं या फिर यहाँ पे जो मॉइस्चर कंडीशंस है वो और भी ज़्यादा ऊपर जाएगी। तो यही चीज़ है, एक साइकिल है बेसिकली, जो क्या रिपीट होते रहता है, रिपीट होता रहता है एंड रिपीट होता रहता है। फिफ्थ नंबर जो फेवरेबल कंडीशन है फॉर द ट्रॉपिकल साइक्लोनिक फॉर्मेशन वो है टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन एयर मासेस, दैट इज से फॉर एग्जांपल ट्रेड विंड्स ले लो दोनों हेमिस्फेयर में। देखो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में भी ट्रेड विंड बहती है, सदर्न हेमिस्फेयर में भी बहती है। अब ये जहाँ पर मीट करती है इंटर ट्रॉपिकल फ्रंट जोनेशन में, वहाँ पर क्या होता है दैट ये दोनों एयर मास, दैट इज ये दोनों एयर मास जिसका जो टेम्परेचर कंडीशंस ऑलमोस्ट सिमिलर है इन नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर, तो ये आके यहाँ पर कन्वर्ज करती है, ठीक है। और ऐसे तो पहले से ही इस रीजन में प्री एग्जिस्टिंग इनस्टेबिलिटी रहता ही है, ठीक है। तो अगर सोचो यहाँ पे इनस्टेबिलिटी भी कंडीशन प्रोवाइड हो रही है और यहाँ पर दो एयर मासेस मिल भी रहे हैं, तो यही तो प्री रिक्विजिट कंडीशन है ना ऑफ द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ वॉयलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स, ठीक है। और वो चीज़ तो हमें यहाँ पर दिखता ही है। नेक्स्ट इज अपर एयर डिस्टर्बेंसेस। अपर एयर डिस्टर्बेंसेस मतलब क्या हुआ? देखो क्या होगा ना दैट बहुत समय जब हम लोगों ने पढ़ा था ऑक्लूडेड फ्रंट्स, याद कीजिए, ठीक है। तो ये जब खत्म होता है तो एक साइकिल्स का फॉर्मेशन होता है ना, तो लास्ट वाला जो समय होता था उसमें क्या होगा, एक तो स्टेशनरी फ्रंट बना लेता था, ठीक है, स्टेशनरी फ्रंट बना लेता था और साथ ही साथ जो है एक रेमनांट साइक्लोन जो है वो छूट जाता था हवा में, ठीक है, जिसके कारण हीट जो है वो ट्रांसफर होता था फ्रॉम ट्रॉपिकल एरियाज टू द पोलर रीजन, है ना। अब यहाँ पर वही रेमनांट्स के बारे में बात किया गया है, ठीक है। अगर यही रेमनांट जो है ट्रॉपिकल रीजन्स, अभी टेम्परेट रीजन्स में हमें या फिर ट्रॉपिकल रीजन्स में बहुत समय ये घूम घूम के ट्रॉपिकल रीजन्स में आ जाती है, ठीक है। तो वो क्या होगा दैट उस समय ऐसा हो सकता है दैट नीचे में मतलब ये जो जहाँ पर घूम रही है ना उसके नीचे में अचानक से लो प्रेशर अगर मिल गया, ठीक है, तो वो लो प्रेशर को जो और भी इंटेंसिफाई कर देगा ये, ठीक है। अगर इंटेंसिफाई किया तो देयर इज अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी दैट उस जगह में जो है थंडर स्टॉर्म्स भी हो सकता है या फिर क्लाउड बर्स्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये अगर थंडर स्टॉर्म्स अगर होगा तो ये कैसे होता है थंडर स्टॉर्म? ऑफ कोर्स वहाँ की एयर जो है इसको ऊपर जानी होगी तभी ना वो थंडर की तरह गिरेगा, राइट। नेक्स्ट इज विंड शेयर। विंड शेयर मतलब यहाँ पर बोला गया दैट हाइट के साथ साथ जो है ना विंड स्पीड कैसे वैरी करता है। अगर हाइट के साथ साथ विंड स्पीड वैरी करता है तो इट इज प्रोवाइडिंग अ वेरी conducive site for the formation of this ट्रॉपिकल साइक्लोन, क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन का कंडीशन ही है दैट जहां पर ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म होगा वहां पर जो विंड है वो अपड्राफ्ट होता है, राइट। तो इसके विंड शेयर अगर हो तो विंड अपड्राफ्ट जो है काफी ज्यादा इजी हो जाता है। नेक्स्ट इज अपर ट्रोपोस्फेरिक डाइवर्जेंस, ठीक है। अब देखो अगर अपर रीजन में ये जो है चीजें जो है ये डाइवर्स कर रही हैं, ठीक है, तो that is also very much conducive condition for the formation of this tropical cyclone, because upper region में अगर डाइवर्ज कर रही है तो ऑटोमेटिकली नीचे रीजन से तो कन्वर्ज कर रही होगी तभी ना कुछ चीज़ डाइवर्ज करेगी जी, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया फ्रॉम द लो रीजन टू राइजिंग, अच्छा सेम चीज़ है, क्या बता। नेक्स्ट इज ह्यूमिडिटी फैक्टर।
ह्यूमिडिटी फैक्टर जो है ना मिड ट्रोपोस्फेरिक रीजन के अलोंग यहाँ पर ह्यूमिडिटी फैक्टर अराउंड 50 से 60 डिग्री रिक्वायर्ड है, तभी ये मॉइस्ट एयर बनेगा और तभी अगर मॉइस्ट एयर बनेगा तो क्यूमुलोनिम्बस का भी क्लाउड का भी फॉर्मेशन होता है। और ये सब कंडीशन एग्जिस्ट करती है ओवर द इक्वेटोरियल डोल्ड्रम एज वेल। क्यों? क्योंकि इक्वेटोरियल डोल्ड्रम के रीजन के ऊपर जो है हमें इस टाइप के कंडीशंस प्रिवेल होते हुए दिखते हैं, जिसके कारण ग्रेट मॉइस्चर, इट हैज़ ग्रेट मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी। क्यों? क्योंकि ट्रेड विंड जो है वो कंटिन्यूसली सैचुरेटेड एयर को रिप्लेस करता भी रहता है। अब आ जाते हैं ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस साइक्लोन, राइट। ऑरिजिन कैसे होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है? तो सबसे पहले तो ये ध्यान लीजिएगा, इसका डायनामिक ऑरिजिन नहीं होता बल्कि इसका थर्मल ऑरिजिन होता है। और थर्मल कैसे ऑरिजिन होता है? ओशन की वार्मनेस होनी पड़ेगी, वो भी 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा, ठीक है। तो वही चीज़ बोला गया दैट ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ये थर्मल ऑरिजिन की होती है एंड इट डेवलप्स ओवर द ट्रॉपिकल सीज इन द लेट समर सीजन। मतलब ट्रॉपिकल सीज जो होता है ना उसके ऊपर ये हमें बनता हुआ दिखता है, वो भी लेट समर सीजन के समय ना बन जाना चाहिए था एक्चुअली में, बट क्यों नहीं बनता है? क्योंकि हमें पता है वाटर का जो स्पेसिफिक हीट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो वैसे तो जुलाई के आसपास मैक्सिमम हीट रहता है, जून जुलाई के आसपास, बट इसको सेंसिबल हीट में कन्वर्ट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। इसीलिए अगस्त से मिड नवंबर तक हमें इन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का डोमिनेंस इन रीजन्स में देखने को मिलता है, ठीक है। एंड एट दीज लोकेशंस स्ट्रॉन्ग लोकल कन्वेक्टिव करंट्स हमें देखने को मिलता है, वो भी वर्लिंग मोशन में। और वर्लिंग मोशन क्यों होता है? ऑफ कोर्स यार ये कोरियोलिस फोर्स के कारण, ये तो मैंने बोल के थक गया हूँ आप लोगों को, ठीक है। एंड इट फर्दर एडवांस टिल दे फाइंड वीक स्पॉट, मतलब तब तक ये जो साइक्लोन्स है वो आगे प्रोपेगेट होता रहेगा जब तक इसको कोई वीक स्पॉट ना मिल जाए। एंड द वेरी गुड वीक स्पॉट इज कॉन्टिनेंट के भीतर जैसे ये इंटर करता है वैसे इसका एनर्जी सप्लाई जो है वो कट ऑफ हो जाता है, तो वैसे देयर इज अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी दैट इट गेट्स कट ऑफ, राइट। अब जब ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 फेजेस आते हैं। एक तो ऑरिजिन फेज, एक होता है अर्ली स्टेज और एक होता है मैच्योर स्टेज फेज। ऑरिजिन फेज में क्या होता है? ये सबसे मतलब ये फेवरेबल कंडीशंस में ही कोई भी साइक्लोन्स का ऑरिजिन होता है, ठीक है। और ये कब फेवरेबल कंडीशंस हुआ? तो वैसे कंडीशंस जहां पर हमें मल्टीपल थंडरस्टॉर्म देखने को मिल रहे हैं, जहां पर हमें सोचो एक बहुत बड़ा ओशन सरफेस एरिया है, यहाँ पे मल्टीपल रीजन में जो है हमें लोज क्रिएट्स होते हुए दिख रहे हैं, राइट। सो ऑब्वियसली मल्टीपल थंडरस्टॉर्म्स फॉर्मेशंस होंगे ही ओशंस के ऊपर, ठीक है। तो बहुत समय ऐसा देखा गया, सोचो यहाँ थंडरस्टॉर्म फॉर्म हुआ, यहाँ थंडरस्टॉर्म फॉर्म हुआ, यहाँ पे भी हुआ, तो ये सारे जो है मर्ज अप हो जाते हैं, राइट। और एक इंटेंस लो प्रेशर सिस्टम का फॉर्मेशंस होता है ना। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली ये मैकेनिज्म, ऑरिजिन मैकेनिज्म देखोगे तो कैसे कैसे होता है दैट पहले तो वार्म मॉइस्ट एयर जो है ये ओशन के ऊपर मूव कर रहा है, देख रहे हो यहाँ पे ओशन के ऊपर ये वार्म एयर मॉइस्ट मूव कर रहा है क्या? नहीं। उसके बाद वाटर वेपर जो है वो एटमॉस्फेयर के ऊपर राइज भी हो रहा है, और जैसे वाटर वेपर राइज होता है तो ऊपर में जाके वो कूल होता है, वो कंडेंस होता है और फर्दर हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के इर्द गिर्द जो है वो अपना एक लिक्विड ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन कर लेता है। बट नेक्स्ट फेज में जो है वहां पे हमें देखने को मिलता है कंडेंसेशन। दैट इज कंडेंसेशन जब भी इस फेज में हुआ तो यहाँ पे हीट को रिलीज करता है इनटू द एटमॉस्फेयर, जिसके कारण ये एयर जो है ना, देखो हीट तो रिलीज किया तो एयर और भी ज्यादा लाइट हो गया, और भी अगर लाइट हुआ तो ये और भी ज्यादा ऊपर भागेगा, ठीक है। और द वार्म एयर कंटिन्यूज टू राइज, ये जाते रहेगा ऊपर विथ मॉइस्ट एयर फ्रॉम द ओशंस टेकिंग इट्स प्लेस, क्योंकि ये जब ऊपर जाएगा तो नीचे यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हुआ तो नीचे से मॉइस्ट एयर भी तो इसके पोजीशन में आएगा ना, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो विंड्स की क्रिएशंस होती है ना वो क्रिएट होती रहती है। मतलब समझ गए ओवरऑल मैकेनिज्म? समझे हम क्यों बोल रहे थे अभी दैट ये ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है ये ओशंस के सरफेस के ऊपर ही फॉर्मेशंस होता हुआ हमें दिखता है ना, क्योंकि ओशन से ये वाली उसको एनर्जी मिलती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज हुआ अर्ली स्टेज। इसमें क्या होता है? थंडरस्टॉर्म में जो है एयर फर्दर अपलिफ्ट होता है। क्यों? क्योंकि एयर वार्म और लाइट है ना, और लैप्स रेट और एडियाबेटिक लैप्स रेट के कारण जो है ये और भी ज़्यादा ऊपर जाते रहता है। और जैसे ऊपर में जाकर टेम्परेचर जो एयर का है वो नीचे धराम से गिर जाता है ऊपर जाकर, ठीक है। तो इससे क्या होगा दैट मॉइस्चर जो होता है एयर में, ठीक है, वो तो कंडेंस हो जाता है, और जैसे कंडेंस हुआ, सोचो यहाँ पे कंडेंस हुआ तो वो रिलीज कर देता क्या? लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। रिलीज करने के बाद वो एयर जो है और भी ज़्यादा लाइटर हो गया, ठीक है।
और भी ज़्यादा वार्मर हो गया एडियाबेटिक हीटिंग के कारण, ठीक है, और इसके कारण वो फर्दर और भी ज़्यादा अपलिफ्ट होते रहता है। ये अगर एयर मास और भी अपलिफ्ट हुआ तो अगेन यहाँ पर फिर से वैक्यूम क्रिएट होगा, जो क्या नीचे से जो मॉइस्चर लैडन एयर है उसके द्वारा इसको कवर कर लिया जाएगा। तो अगेन यहाँ पर भी हमें साइकिल रिपीटेड होता हुआ दिख रहा है। और क्योंकि एक्सेसिव मॉइस्चर रहता है ओशंस के ऊपर, इसीलिए थंडरस्टॉर्म्स भी जब भी यहाँ पे फॉर्मेशंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाइड होती हैं। और इंटेंसिफाइड अगर बहुत ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली यार यहाँ पे लो प्रेशर, इंटेंस लो प्रेशर होगा, तो आजू बाजू से जो है प्रेशर डिफरेंस का प्रेशर ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसके कारण एयर जो है आजू बाजू रीजन से सक होगा एट अ मच फास्टर रेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है दैट सराउंडिंग रीजन से जो एयर आता है वो रश इन हो जाता है, दैट इज भीतर आते रहता है और अंडरग्राउंड रीजन में हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। क्यों भैया? कोरियोलिस फोर्स के कारण, जिसके कारण इस रीजन में जो है हमें वोर्टेक्स का क्रिएशन देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो है ये जो वोर्टेक्स का क्रिएशन होता है ना, ये स्पाइरलिंग मोशन में देख रहे हो, ये स्पाइरलिंग मोशंस में ये क्रिएट हो रहा है। जैसे टॉर्नेडो क्रिएट्स होता है ना, वैसे ही ये स्पाइरली जो है क्रिएट होता है। और क्योंकि यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है ड्यू टू द एक्सट्रीम लो प्रेशर एंड द कोरियोलिस फोर्स, तो इसलिए एयर वॉर्टेक्स जो क्रिएट हुआ है इट इज़ फोर्स टू फॉर्म अ रीजन ऑफ कामनेस। और ये रीजन ऑफ कामनेस को हम लोग आई कहते हैं। ये वाला बीच वाला इसको मिटा दूँ तो मैं आप आराम से समझ में आएगा। देखो ये जो है स्पाइरली ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये स्पाइरली जब ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर देखो एक कामनेस का रीजन भी हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ से यहाँ रीजन हुआ, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं आई वाला रीजन, जो क्या साइक्लोन के सेंटर में रहेगा, ठीक है। इसलिए जब भी आप साइक्लोन देखिएगा उसके बीच में एक आई वाला रीजन रहेगा, जो कि बिल्कुल कामनेस होता है, वहाँ पे प्रिवेल करता है बेसिकली, ठीक है। इसलिए जब भी साइक्लोन है ना और अचानक से सब कुछ एकदम नॉर्मल लगे तो घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि ये एक संदेश है दैट आप आई के भीतर हो, राइट। बाद में आप जो है फिर से सोचो यहाँ से ये जो कहाँ गया, हाँ ये वो जो है ये इधर से इधर आ रही है, ठीक है। तो ये आते आते ये आई वॉल जब यहाँ पे, तब तो आपको बहुत ज़्यादा हवा लग रहा है, बट ये जो आई वॉल है जो है जब इधर आ गया तो आप तो ये काम वाले रीजन में आ गए, दैट इज़ ये वाला आई वाले रीजन में आ गया, तो आपको लगेगा ऐसे चलो भाई ये तो नॉर्मल कंडीशंस हो गया, चलो आराम से बाहर निकलते हैं। बट अचानक से जो है दूसरा वाला पीछे वाला वॉल जो है वो भी आएगा आपके सामने, और फिर से वो अगेन एक बहुत ही तगड़ा हवा का झोंका लाएगा, ठीक है। तो इसलिए मानहानि का नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है कभी कभी, ठीक है। द इनर सरफेस ऑफ द वोर्टेक्स फॉर्म्स एन आई वॉल। यहाँ पे हमें दिख रहा है दैट ये जो इनर सरफेस है ना वोर्टेक्स का, यहाँ पे देख लो आई वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये काफ़ी ज़्यादा वायलेंट रीजन होता है साइक्लोन का, ठीक है। हर एक विंड, ऑल द विंड्स आर कैरिड अपवर्ड, इसी रीजन से अपवर्ड कैरी होता है, ठीक है। अपवर्ड जाएगा तो ऑफकोर्स अपना मॉइस्चर लूज करेगा तो वो कोल्ड और डेंस बन जाएगा, जिसके कारण वो डिसेंड करेगा थ्रू द सरफेस, है ना, एंड दैट्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सिलिंड्रिकल रीजन ओवर द एज ऑफ दिस साइक्लोन, राइट। ये देखो क्योंकि यहाँ पे क्या होगा दैट ये जो ऊपर गया ये डिसेंड भी करेगा, कभी कभी इधर से डिसेंड करता है, कभी कभी इधर से जाकर यहाँ से डिसेंड करता है, राइट। तो ऐसे करके जो है यहाँ पे एजेस बना देता है साइक्लोन का, ठीक है। एंड ऑन रीचिंग द लैंड द मॉइस्चर सप्लाई एब्सोल्युटली कट ऑफ, ऑफकोर्स मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, इसलिए ये स्टॉर्म भी डिसिपेट हो जाता है। इफ़ द ओशन सप्लाई मोर मॉइस्चर, अगर ओशन के द्वारा बहुत ज़्यादा मॉइस्चर यहाँ पे सप्लाई होता है तो कभी कभी क्या होता है ना दैट ये जो आपका साइक्लोन्स का फॉर्मेशन हुआ ये कभी कभी मैच्योर स्टेज भी पहुँच जाता है। और मैच्योर स्टेज में क्या होता है, देखो अभी तक जो है ना हम लोगों ने ज़्यादातर इस वाले पार्ट के बारे में डिस्कस किया, ध्यान देना इस वाले पार्ट के बारे में, ठीक है। अभी जो है ये सब वाले पार्ट के भी बारे में डिस्कस करेंगे, ये सब जो है दिख रहा है ना यही सब, ठीक है। और ये बेसिकली क्रॉस सेक्शनल व्यू है, तो आशा करता हूँ दैट आप इसका 3D व्यू को आपने अपने माइंड में ऑब्वियसली आराम से कहीं ना कहीं एज्यूम कर रहे होंगे, ठीक है। तो दिस स्टेज ऑफ स्पाइरली विंड क्रिएट्स मल्टीपल कन्वेक्टिव सेल्स। अब ये क्योंकि यहाँ पे विंड जो है वो स्पाइरली मूव कर रही है, तो एक देखो यहाँ पे तो एक सेल ना है, आपको दिख रहा है इस सेल के अलॉन्ग स्पाइरली मूवमेंट दिख रहा है, ऐसे ही बड़े बड़े सेल्स भी होंगे जिसके अलॉन्ग स्पाइरली मूवमेंट होता हुआ दिख रहेगा, ठीक है। ऐसे और भी ज़्यादा बड़े सेल होंगे जहाँ पे स्पाइरल मूवमेंट देखने को हमें मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा दैट इस स्टेज में जो है जैसा कि बताया गया स्पाइरली विंड जो है वो क्रिएट करती है मल्टीपल कन्वेक्टिव सेल्स, है ना। यहाँ पे भी देखो एक सेल, दूसरा सेल,
तीसरा सेल, चौथा सेल, पांचवा सेल, तो ऐसा मल्टीपल कन्वेक्टिव सेल्स का फॉर्मेशन होता है। और रीजन्स जहां पर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, इस टाइप के रीजन में क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स तो पता ही है, ठीक है, तो उनको हम लोग रेन बैंड्स कहते हैं। देखो यहाँ पे भी क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, क्योंकि ये वही ना क्लाउड्स है जो कि बहुत ऊंचा ऊंचा तक चले जाती है और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा छा जाता है और काफ़ी ज़्यादा इसमें पावर होता है, मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये सब जो बैंड्स बनते हैं काइंड ऑफ, और उसको हम लोग रेन बैंड्स कहते हैं। बिलो विच द इंटेंस रेनफॉल अकर, दैट इज इस रेन बैंड के नीचे इंटेंस रेनफॉल अकर होगा, इसके नीचे इंटेंस रेनफॉल होगा, इसके नीचे इंटेंस रेनफॉल होगा, सिमिलरली इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे इंटेंस रेनफॉल होगा, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पर बताया गया है दैट इस केस में भी जो जब एयर एसेंड करता है, इधर से जब एयर एसेंड कर रहा है तो मॉइस्चर वो लूज करेगा किसी ना किसी पॉइंट में, ठीक है। बट अब मॉइस्चर लूज करके फिर तो एयर डिसेंड करता है ना बैक टू सरफेस, ठीक है। तो वो किस रीजन से डिसेंड करता है, ये इस काम रीजन से ही नीचे डिसेंड करता है, या फिर इसको आई भी बोल सकते हैं हम लोग, जो भी बोल, ठीक है। तो ये इट डिसेंड्स थ्रू द लिम्स ऑफ कन्वेक्टिव सेल, है ना, विच इज एग्जिस्टिंग बिटवीन द टू रेन बैंड्स। या तो इस रीजन से डिसेंड कर रहा है, या फिर ये रेन बैंड और ये रेन बैंड के बीच वाला जो खाली वाला पोर्शन है ना, बहुत समय देखा जाता है दैट ये जो असेंडिंग एयर जो है उस रीजन से भी डिसेंड करती हुई हमें दिखती है। अब यहाँ पर जो क्लाउड फॉर्मेशन होगा दोस्तों, ये सेंटर में काफ़ी ज़्यादा डेंस होगा, ठीक है, एंड क्लाउड साइजेस डिक्रीजेस, दैट इज इनका क्लाउड का जो साइज होता है ना वो डिक्रीज करता रहता है फ्रॉम द सेंटर टू पेरिफेरी, दैट इज सेंटर से अगर पेरिफेरी रीजन जाओगे तो यहाँ पे तो क्लाउड साइज बहुत ज़्यादा होगा, बट ऐसे दूर जाओगे देखो क्लाउड साइज घटता रह रहा है, घटते रह रहा है, ठीक है। और इस रीजन में इसकी मोटाई कितनी ज़्यादा है, ठीक है, वही चीज़ बताया गया। और रेन बैंड्स की जहाँ तक बात करें तो यहाँ पर ये वाला रेन बैंड हुआ, ये वाला रेन बैंड हुआ, ये वाला रेन बैंड हुआ, ये वाला हुआ, ये वाला हुआ, ठीक है, जहाँ पे स्पाइरलिंग मोशंस हमें देखने को मिलता है, जिसके कारण क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। और इसके भी अगर पेरिफेरी रीजन में देख लो तो निम्बो स्ट्रैटस होगा और क्यूमुलस क्लाउड्स का भी हमें डोमिनेंस बहुत समय देखने को मिलता है। अब आ जाते हैं ये कॉन्सेप्ट सेंट्रल डेंस ओवरकास्ट। सेंट्रल डेंस ओवरकास्ट होता क्या है, देख लो, यही वाला पिक्चर को प्रॉपर्ली एनालाइज करने की कोशिश करो, आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, अपर लेवल ऑफ ट्रोपोस्फेयर जो है इस रीजन में, इस रीजन का मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सिरस क्लाउड्स का बहुत ही ज़्यादा जमावड़ा हो गया है, राइट, एंड इट इज़ फर्दर मेड अप ऑफ हेक्सागोनल आइस क्रिस्टल, देन इन दैट सिचुएशन वी कॉल इट सेंट्रल डेंस ओवरकास्ट, राइट। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन के स्ट्रक्चर कैसे होती है, तो देखो स्ट्रक्चर बेसिकली डिवाइड किया गया ट्रॉपिकल साइक्लोन का टाइप, ठीक है, दैट वो कैसे कैसे विभाजित किया हुआ है। तो वेरियस चीज़ें होती हैं इस ट्रॉपिकल साइक्लोन में। सबसे पहला है आई, उसके बाद है आई वॉल और स्पाइरल बैंड, दीज आर द प्रीडोमिनेंटली बेसिक स्ट्रक्चर्स, राइट। तो एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले इस आई के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद इस आई के वॉल के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आई जो है ये रफली सर्कुलर एरिया होता है जहाँ पर वेदर कंडीशंस जो काफ़ी ज़्यादा फेयर होती है और काफ़ी लाइट विंड्स बहती हैं, ज़्यादा विंड नहीं बहती है, जो भी विंड बहती है तो ऊपर से वो डिसेंड करती है नीचे में, ठीक है, जो कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था। इट लाइज एट द सेंटर ऑफ द सीवियर ट्रॉपिकल साइक्लोन, जी हाँ, ये अगर देखो ये पूरा जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ना उसके सेंटर में ही ना ये आई लाई कर रहा है जी, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर प्रेसिपिटेशन होगा भी तो या तो बहुत कम होगा या तो होगा ही नहीं। बहुत समय तो इस रीजन में जो देखा जाता है दैट ब्लू स्काई भी देखा जाता है या फिर तारे भी दिखते हैं, है ना। और देखो मैंने क्या बताया दैट इसका एक्सटेंट भी अगर देख लोगे साइक्लोन्स का, वो भी तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ना भाई, वो छोटा मोटा तो नहीं है, ठीक है। हमने क्या डिस्कस किया, डायमीटर जो है 80 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक एक्सटेंड करती है। सोचो 300 किलोमीटर का डायमीटर हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो भीतर वाला आई वाला रीजन जो हुआ तो वो एटलीस्ट मान लो 5 किलोमीटर का हुआ, ठीक है। तो 5 किलोमीटर आप खुद सोचो, 5 किलोमीटर या आप यहाँ पर हो या फिर यहाँ पर हो तो आप आराम से देख नहीं पाओगे आसमान को, क्लियर सा आसमान, तारे भी दिख जाएंगे आपको, इसीलिए तो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। आई रीजन जो है ये यहाँ पे लोएस्ट सरफेस प्रेशर्स भी हमें देखने को मिलते हैं एंड आई का टेम्परेचर जो है यहाँ पर एट 12 किलोमीटर एल्टीट्यूड यहाँ पे हमें 10 डिग्री वार्मर मिलेगा या फिर ज़्यादा, है ना। और सरफेस लेवल में हमें 0 से 2 डिग्री वार्मर हमें मिलता है एज कम्पेयर टू द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। मैं सराउंडिंग इन्वायरमेंट के कंपैरेटिवली इनकी आई टेम्परेचर का टेम्परेचर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसका साइज़ भी वेरी करता है, 8 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक भी कभी इसका साइज़ हो जाता है और मोस्ट
मैक्सिमम अगर देखोगे वैसे 30 से 60 किलोमीटर तक के रेंज में ही हमें देखने को मिलता है ये आइस, ठीक है। आइस जो है ये वार्म टेम्परेचर क्योंकि यहाँ पर होता है, तो इट इज़ ड्यू टू द कंप्रेशन वार्मिंग। और वो कैसे होता है, जब भी एयर सबसाइड कर रहा है ना, तो एडियाबेटिक रेट के थ्रू कंप्रेशनल वार्मिंग हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और जहाँ पर आई रीजन है वहाँ के लोअर लेवल लेयर्स में अगर देख लोगे तो वहाँ वो रिलेटिवली मॉइस्ट होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इन्वर्जन्स हमें अबव उसके अबव वाले रीजन्स में देखने को मिलेगा। तो ऑटोमेटिकली नीचे वाला जो रीजन है दोस्तों, ये थोड़ा हमें बहुत समय मॉइस्ट भी देखने को मिलता है। एंड इट फर्दर सजेस्ट दैट सिंकिंग इन आइस, दैट इज ये भी सजेस्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे देखो अब इन्वर्जन अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपका जाके नीचे में सबसाइड करने का टेंडेंसी बढ़ जाता है। तो इसीलिए तो यहाँ पे बताया गया दैट सिंकिंग जो टेंडेंसी जो आई में होता है वो इस पॉइंट के थ्रू भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज दिस वन, दैट इज आई वॉल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ये वाला पोर्शन, ठीक है। और ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये है आई वॉल, ठीक है, विच इज रफली सर्कुलर रिंग इन शेप, राइट। और ये जो है ना एरिया ऑफ फास्टेस्ट सरफेस विंड है यहाँ पर। और आई में जो है काफ़ी ज़्यादा स्लोली ये रीजन में सिंक करता है एयर, ठीक है। और आई वॉल में जो है एयर इनफैक्ट अपवर्ड फ्लो करता है। आई में जैसे सिंक करता है एयर नीचे, वैसे यहाँ पर जो है वॉल के अराउंड यहाँ पे हमें स्पाइरल मोशंस में अपवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिलता है यहाँ पर एयर का, ठीक है। स्पाइरल बैंड्स की जहाँ तक हम लोग बात करें तो ये लॉन्ग नैरो और रेन बैंड्स होते हैं। वही जो रेन बैंड्स हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, ऐसे करके जो था, मतलब मेन जो है सोचो ये वाला आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन हुआ, ठीक है, इसके इर्द गिर्द जो रेन बैंड्स थे उसी के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। ये लॉन्ग होते हैं, है ना, जी हाँ, ये पूरा एकदम गोल होते हैं बेसिकली। नैरो होते हैं, नैरो हमें दिख ही रहा है। और ये रेन बैंड्स होते हैं जहाँ पर विद द लो लेवल ऑफ कन्वर्जेंस, इस रीजन में कन्वर्जेंस का लेवल रिस्पेक्टिवली सेंटर वाले रीजन से तो कम ही होगा, ऑब्वियस सा बात है, क्योंकि सेंटर वाले रीजन में प्रेशर डिफरेंस अगर देख लोगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। एंड अपर लेवल इस रीजन में भी हमें डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा डिफरेंट रीजन में। द डायरेक्ट सर्कुलेशंस, ये डायरेक्ट सर्कुलेशंस जो होती है दोस्तों, ये डेवलप होती है जहाँ पर वार्म मॉइस्ट और एयर जो है, वार्म और मॉइस्ट एयर वो कन्वर्ज करती है एट द सरफेस, और उस रीजन से ही वो एसेंड करना स्टार्ट करती है। जैसे एसेंड करती है ना ऊपर में जाकर, एक ऐसा पॉइंट आती है जहाँ पर ये डाइवर्ज करना स्टार्ट होती है, जहाँ पर हमें इस स्पाइरल बैंड्स के फॉर्मेशंस जो है डोमिनेंस हमें देखने को मिलता है। अब वर्टिकल स्ट्रक्चर अगर देख लीजिएगा ट्रॉपिकल साइक्लोन का, तो उसको 3 डिवीजन में विभाजित किया है। सबसे पहले लोएस्ट रीजन होता है, उसके बाद मिडिल वाला रीजन होता है। लोएस्ट रीजन जो है दोस्तों ये है 0 to 3 किलोमीटर, मिडिल वाला 3 से 7 किलोमीटर, और आउटफ्लो वाला रीजन जो है ये 7 से 12 किलोमीटर तक का रेंज में देखने को मिलता है। लोएस्ट रीजन जहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, इसको हम लोग इनफ्लो लेयर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ना विंड जो है इनफ्लो हो रही है ना यार इस लेयर में, ठीक है, इसलिए इसको इनफ्लो लेयर भी कहते हैं। मिडिल लेयर, ये वाला जो मिडिल लेयर जो हम लोग बात कर रहे हैं, 3 से 7 किलोमीटर तक के हाइट में देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो साइक्लोनिक स्टॉर्म्स जो है वो एक्चुअली हमें बनता हुआ दिखता है और ये ऊपर जाता है। और आउटफ्लो लेयर जो है ये 7 से 12 किलोमीटर होता है, जिसको हम लोग आउटफ्लो लेयर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एयर मूवमेंट जो है दोस्तों बिल्कुल एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस हमें यहाँ पे प्रिवेल होता हुआ दिखता है। अब आ जाता है कैटेगरीज। कैटेगरीज जो होता है वेरियस ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के होते हैं, और ये कैटेगरीज फर्दर डिपेंड करता है विंड के स्पीड के ऊपर, ठीक है। और विंड का स्पीड जो है हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं किलोमीटर पर स्क्वायर आवर, राइट। तो किलोमीटर पर स्क्वायर आवर से अगर यहाँ पे देखोगे विंड स्पीड अगर देखोगे किलोमीटर पर आवर, नॉट स्क्वायर आवर, तो विंड स्पीड जो होता है दोस्तों अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होगा। एक समय ऐसा आता है जब विंड स्पीड 120 से 150 किलोमीटर के रेंज में चल रहा है, तो उसका जो अगर डैमेज कैपेसिटी अगर हम लोग कंसिडर करें, ठीक है, तो उसका रिस्पेक्टिवली कम रहेगा, ठीक है। तो वेरी मच मिनिमल इट विल बी, ठीक है, ये मिनिमल होगा। बट वहीं पर 150 से 180 किलोमीटर पर आवर तक का स्पीड अगर रहे तो यहाँ पर डैमेजिंग कैटेगरी जो है ये हम लोग मॉडरेट बोल सकते हैं। वहीं पर 180 से 210 किलोमीटर पर आवर हुआ तो वो एक्सटेंसिव के कैटेगरी में आएगा, ठीक है, कोई शक। 210 से 250 होने से उसको एक्सट्रीम कहेंगे, राइट। और 250 प्लस अगर हो जाए तो उसको कैटास्ट्रोफिक भी कहा जाता है, या बहुत समय हम इसको सुपर साइक्लोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, कोई शक यहाँ पर। तो ओवरऑल जो रीजनल अगर इसका नाम वाइज देख लीजिएगा दैट अलग अलग रीजन में इसको किस किस नाम से पुकारा जाता है, तो देखो अलग अलग रीजन है, ठीक है। जैसे आप ये वाला रीजन ले लो, जैसे इंडियन ओशन वाला रीजन ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर तो हम लोग इसको क्लियरली आपको साइक्लोन्स ही बोलते हैं। बट ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट ऑस्ट्रेलियन रीजन अगर यहाँ इस रीजन ले लो तो यहाँ पे इसको विली विली बोला जाता है, राइट, विली विलीज,
ठीक है। इंडियन ओशन में इसको साइक्लोन्स, अटलांटिक ओशन में इस रीजन में जो है इसको हरिकेन्स भी हम लोग बोलते हैं। कोई शक यहाँ पर? तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आज तो इसी के साथ ये पूरा तो समाप्त होता है, बट एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, वाई ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्म मोस्टली इन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द ओशंस, ठीक है। ये बहुत बार फेवरेट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसका आप आंसर को पहले एनालाइज कीजिए, दैट यहाँ पे बोलना क्या चाहता है, ठीक है। देखो मैंने जो बताना था वो मैंने अच्छे से लिख दिया है, राइट। वही चीज़ है दैट आप तो पहले तो इसको बंद करो, खुद से लिखने की कोशिश करो। अभी तक मैंने जितना आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो पार्ट पढ़ाया है, दैट ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो ट्रॉपिक्स में हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है, ठीक है। वो उसका डायरेक्शन जो है ईस्ट से वेस्टर्न डायरेक्शन में देखने को मिलता है, राइट। तो जब और बाकी सब अगर आपने ओशनोग्राफी भी पढ़ा होगा तो उसके भी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स को इसमें इंक्लूड करना पड़ सकता है आपको, ठीक है, क्योंकि काम आएगा ही ओशनोग्राफी का कॉन्सेप्ट, है ना। और उस दोनों के कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर आप इस आंसर को सॉल्व करने की कोशिश करना। ये बिल्कुल बनाया दिया गया है, ठीक है। तो आप देख लो, अगर अभी तक सॉल्व कर लिया तो दैट आपका कितना पॉइंट सही हो रहा है, राइट। सो एनीवेज, दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर दिस वेरी क्लास एंड विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो।